बाप तो बाप होता है। हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस मेड किड विद बोनिक। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे P53 जीन एंड P53 प्रोटीन को लेकर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कैसे सेल के एपोप्टोसिस को एंड सेल साइकिल को रेगुलेट कर सकता है, इसको लेकर ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे द चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। चेक पॉइंट्स कितना होता है, मतलब G1 to S चेक पॉइंट, G2 to M चेक पॉइंट एंड ऑब्वियसली मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट। ये तीन चेक पॉइंट्स को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। तो आज चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये P53 मतलब बाप तो बाप होता है, इसको लेकर, मतलब फादर ऑफ ऑल जीनोम। P53 को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ऑल जीनोम। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं P53 जीन कैसे काम करता है, इसका जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, P53, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक जीन है। ठीक है, जीन से क्या प्रेजेंट होगा, इस वाले जीन से क्या प्रिपेयर होगा, इस वाले जीन से प्रिपेयर होगा P53 mRNA। ये mRNA से क्या प्रेजेंट होगा, P53 प्रोटीन। ठीक है, जो सभी लोग हम लोग जानते हैं डीएनए से और जीन से अगर एमआरएनए प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हमारा छोटा सा कंपैक्ट करके हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये जो जीन है इसका वेट कितना है। ठीक है, इसका वेट है जनरली 53 किलो डाल्टन। ये जो प्रोटीन होगा है ना, ये जो प्रोटीन यहाँ पर रहते हैं, ये प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं, 396 एमिनो एसिड आर देयर इन P53 प्रोटीन। ठीक है, P53 प्रोटीन में इतने अमीनो एसिड रहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं एक यहाँ पर जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में रहते हैं। ठीक है, होमोलोगस पेयर में। तो P53 जीन प्रेजेंट होता है 17 नंबर क्रोमोसोम के P आर्म में, मतलब स्मॉल जो आर्म होता है, स्मॉल आर्म। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग आर्म में दे दिया मैंने। शॉर्ट आर्म जो होता है, स्मॉल आर्म और शॉर्ट आर्म, 17 क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट होता है P53 जीन। ठीक है, जिसमें से P53 प्रोटीन क्रिएट होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं ये मतलब 2 कॉपीज रहेंगे। ठीक है, 2 कॉपीज रहेंगे क्योंकि 2 होमोलोगस, मतलब 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये तो अगर यहाँ पर 2 सिंड्रोम्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। क्या क्या सिंड्रोम, फर्स्ट वन इज द ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम। फ्रॉमिनी सिंड्रोम क्यों होता है, सिंड्रोम इसलिए होता है म्यूटेशन ऑफ वन जीन, मतलब अगर यहाँ पर जो जीन है, ठीक है, यहाँ पर एक जीन अगर म्यूटेटेड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट होगा, तो ये तब जो सिंड्रोम देखा जाएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ वन जीन, म्यूटेशन ऑफ वन कॉपी। ठीक है, और अगर ये 2 जीन से म्यूटेटेड हो जाए, मतलब 2 जीन से एब्सेंट हो जाए, तो क्या देखा जाएगा, तो देखा जाएगा कैंसर। ये दोनों पॉइंट्स आपको जानना होगा। ठीक है, तो P53 जो प्रोटीन होता है उसका 3 तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम ये P53 जीन को गार्डियन ऑफ ऑल जीन्स क्यों कहते हैं, गार्डियन ऑफ ऑल जीन्स, ऑल जीनोम सॉरी, क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा P53 प्रोटीन का काम क्या होता है। P53 जो प्रोटीन होता है वो जनरली 3 काम में आता है। ठीक है, 3 वर्ड्स आर देयर फॉर P53 प्रोटीन। क्या क्या, डीएनए रिपेयर सिस्टम को काम में लगाना। ठीक है, डीएनए रिपेयर सिस्टम में लगता है ये। ठीक है, सेकेंड किस में लगता है, G1S चेक पॉइंट में, ये रेगुलेशन में आता है। G1S चेक पॉइंट रेगुलेशन, चेक पॉइंट रेगुलेशन। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, 3 नंबर काम जो होता है वो है एपोप्टोसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, एपोप्टोसिस। देखो एक सीधा सा बात बता रहा हूं, ये जो सेल का डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है ना, ये तो एक मैसेंजर टाइप का होता है। मतलब आप एक क्या करना चाहते हो, आप कोई एक गार्बेज को फेंकना चाहते हो और कोई एक सेल को डेथ कर देना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर सोचो, यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, एक प्रोटीन तो डायरेक्ट जाकर इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, घुमा फिरा के करेगा। तो ये और एक को कहेगा, और एक ऑफिसर को कहेगा भाई तू कर दे, ये और एक ऑफिसर को कहेगा तू कर दे, ये जाकर लास्ट तक क्या होगा, लास्ट में एकदम ये डेथ सेल का होगा। तो डिफरेंट प्रोटीन्स लगेंगे हमें इस
काम में जो ये सिग्नलिंग है इसमें, इस सिग्नलिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है P53 प्रोटीन। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो P53 का काम क्या होता है। तो चलिए इन डिटेल में मैकेनिज्म भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो नॉर्मल सेल में जनरली हमें पहले जानना पड़ेगा नॉर्मल सेल का मैकेनिज्म। ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, ये जो नॉर्मल सेल होते हैं हमारा, ठीक है, नॉर्मल सेल में जनरली P53 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, P53 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन P53 एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहता नॉर्मल सेल में। क्यों नहीं रहता, थोड़ी देर बाद आप लोग जान पाओगे। ठीक है, P53 नॉर्मल स्टेट में, मतलब एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं रहता। ये किसके साथ बाइंड किया हुआ होता है, यहाँ पर और एक प्रोटीन होता है जिससे हम कहते हैं क्या, MDM2। ठीक है, MDM2 प्रोटीन के साथ बाउंडेड फॉर्म में रहता है। और MDM प्रोटीन जब इसके साथ बाइंड होता है, मतलब यहाँ पर कुछ आप इस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर P53 यहाँ पर है, P53 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है MDM2, ये दोनों आकर अटैच हो गए। ठीक है, नॉर्मल सेल में जहां पर कोई डीएनए डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अटैच हो गए, ये क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या होगा, प्रोटियोसोमल रिएक्शन होगा, प्रोटियोसोमल क्या रिएक्शन होगा। इसके बाद क्या होगा, P53 डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेड मतलब नॉर्मल सेल में जब P53 तैयार होने के बाद वो MDM को लेकर एक प्रोटियोसोमल रिएक्शन करेगा जिसके द्वारा P53 डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस, ठीक है, इफ डैमेज सेल में, ठीक है, डैमेज सेल में अब क्या होगा, डैमेज सेल में ही P53 का मेन रोल हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोग सोचो ये आप लोगों का डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, इस तरह से डीएनए हो गया। ठीक है, डीएनए है ये आपका। डीएनए जो है, डीएनए में क्या होगा, यहाँ पर आकर यूवी रे आ गया, इसको क्या किया, इसको डैमेज कर दिया इस जगह पे। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो गया, डैमेज। ठीक है, तो डीएनए ऑब्वियसली डैमेज हो गया, डैमेज। अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म काम में आएगा, अब यहाँ पर रोल प्ले होगा P53 का। तो चलिए इन डिटेल में वो हम देख लेते हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अगर ये आप एक डीएनए समझो ये चीज को, ठीक है, ये है हमारा डीएनए का बेस पेयर्स। यहाँ पर क्या हुआ, यूवी रे आकर टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए कुछ डिस्टॉर्ट हो गया और डीएनए का डैमेज हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर डीएनए जो डैमेज हो रहा है यहाँ पर, मतलब इस वाले पोर्शन में बहुत सारे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें से एक नाम क्या है, एक का नाम है एमआरएन। ठीक है, एमआरएन के ऊपर बैठा हुआ होता है एटीएम काइनेज। ठीक है, एटीएम काइनेज मतलब ये फॉस्फोराइलेशन करता है। ठीक है, एटीएम काइनेज, ठीक है, छोटा करके लिख दे रहा हूं। तो जब डीएनए यहाँ पर डैमेज हो रहा है, यहाँ से एक सिग्नल यहाँ पर जाएगा। ठीक है, एक सिग्नल यहाँ पर जाएगा और क्या होगा, ये जो एटीएम होगा, एटीएम क्या करेगा, एटीएम एज इट इज ए काइनेज, सो इट विल फॉस्फोराइलेट समवन एल्स। तो ये किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा CHK2 को। ठीक है, तो ये फॉस्फोराइलेट करेगा CHK2, इसको कुछ इस तरह से फॉस्फोराइलेट कर दिया। तो CHK2 जब फॉस्फोराइलेट हो गया, तो आपको मैंने क्या बताया था, जनरल सेल में, नॉर्मली सेल में क्या होता है, P53 किसके साथ कंबाइंड हुआ रहता है, P53 कंबाइंड किया हुआ रहता है MDM2 के साथ, तो ये CH2 मतलब फॉस्फोराइलेट CHK2 किसको इसके बाद एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा और फॉस्फोराइलेट कर देगा इसको। ठीक है, ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, एंड जब ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा तो क्या होगा, दो कंपाउंड फॉर्म होंगे। ठीक है, वन P53 फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में कुछ इस तरह से, एंड अनदर वन MDM2, ये भी फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। ये दोनों चीज अगर आप लोग सोचो कुछ इस तरह से अटके हुए हैं, मतलब ये P53 प्रोटीन है, ये क्या है, ये है MDM2। तो ये क्या, जब P53 प्रोटीन तैयार हो रहा है तब क्या हुआ, MDM2 आकर यहाँ पर बैठ गया, सो P53 विल बी डीएक्टिवेटेड। लेकिन अगर CHK2 फॉस्फोराइलेटेड CHK2 मतलब एक्टिव CHK2 ये कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स को क्या करे, ये कॉम्प्लेक्स को आकर टच कर दे और फॉस्फोराइलेट कर दे, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एंड क्या होगा, या ऊपर वाला एक्टिवेटेड P53 एंड नीचे वाला एक्टिवेटेड MDM2 में कन्वर्ट होंगे। ठीक है,
इसके बाद क्या होगा देखो, ये मतलब ये P53, ठीक है, P53 कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और एक डीएनए के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहां पर सोच लो और एक डीएनए यहां पर बैठा हुआ है कुछ इस तरह से। ये जो डीएनए है, यहां पर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम क्या है, WEF1, ठीक है, WEF1, ये आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। ये देख लो WEF1, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और ये जो जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, WEF1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इसके ऊपर बैठेगा, इससे एक mRNA प्रोड्यूस करेगा। वो mRNA जब ट्रांसलेट होगा क्या प्रोड्यूस होगा, उससे प्रोड्यूस होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन P21, ठीक है, P21 प्रोड्यूस होगा। आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो ये चीज, ठीक है, P21 प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, अब ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब जनरली जो देखा जाएगा, देखो मैंने क्या बताया, चेक पॉइंट को रेगुलेट करता है। यहां पर जो हमारा WEF1 था, ठीक है, WEF1 जो डीएनए के और एक डीएनए के ऊपर बैठा हुआ था, इसके ऊपर जाकर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बैठ गए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इससे क्या प्रेजेंट हुआ, इससे प्रेजेंट हुआ P21 प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अगर G1 स्टेज में कोई यूवी डैमेज हो जाए, ठीक है, G1 स्टेज में कोई यूवी डैमेज हो जाए, G1 ये स्टेज में यूवी डैमेज हो जाए, तो यहां पर पहले से ही क्या प्रेजेंट था, पहले से ही प्रेजेंट था इस तरह का मॉलिक्यूल, मतलब CDK, एंड यहां पर क्या था, यहां पर थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर क्या प्रेजेंट था, यहां पर CDK, और ये इस जगह पर क्या प्रेजेंट था, साइक्लिन डी, ठीक है, साइक्लिन डी प्रेजेंट था, मतलब G1S चेक पॉइंट में। इसके बाद क्या हुआ, अगर यहाँ पर डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज होने की वजह से P53 एक्टिव हुआ, P53 एक्टिव हुआ, P53 कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट किया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स WEF1 जो जीन है इसको एक्टिवेट किया, P21 प्रोटीन क्रिएट हुआ, ये आकर यहाँ पर आकर बैठ गया, इस जगह पे आकर। जब ये बैठेगा तो क्या होगा, तो जनरली मतलब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन डी काइनेज, ये क्या हो गया, ये डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेट हो गया। तो अगर ये चेक पॉइंट का मेन मॉलिक्यूल और चेक पॉइंट का जो ऑफिसर था वो ही डीजेनरेट हो जाए, वो ही मर जाए, तो ये चेक पॉइंट कौन संभालेगा, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इस जगह पर चेक पॉइंट ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो चेक पॉइंट यहाँ पर ब्लॉक करने का सिग्निफिकेंस हमारा मेनली यही था कि क्या सिग्निफिकेंस, जो डीएनए डैमेज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो डीएनए डैमेज हुआ यूवी से, डीएनए डैमेज हुआ यूवी से, ठीक है, डीएनए डैमेज यूवी प्लस से हुआ, वो क्या किया, वो P53 को एक्टिवेट किया। P53 क्या किया, P53 यहाँ पर WEF1 जीन को एक्टिवेट किया, WEF1 जीन को एक्टिवेट करने से P21 क्रिएट हुआ, P21 प्रोटीन क्रिएट होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर CDK साइक्लिन डी का कॉम्प्लेक्स, इसको डीजेनरेट कर दिया। मतलब क्या, G1 जो चेक पॉइंट था इसको बंद कर दिया। मतलब कोई एक सेल अगर यहाँ पर डीएनए डैमेज कंडीशन में G1 स्टेज में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो सेल इस स्टेज में जाकर सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। यही मेन सिग्निफिकेंस था P53 जीन और P53 प्रोटीन का जो काम, मेन काम जो होता है, ठीक। तो चलिए फिर से यहाँ पर शॉर्ट करके एकदम जिस्ट में ये समझ लेते हैं। जनरली जब डीएनए डैमेज होता है, मतलब G1 स्टेज में डीएनए डैमेज होता है यूवी रे के द्वारा, तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, mRNA एंड ATM, ठीक है। यहाँ पर mRNA एंड ATM जो होता है, ATM क्या करता है, ये डैमेज होने के बाद, मतलब आफ्टर डैमेज क्या करता है, ये इसके ऊपर एक इंपैक्ट डालता है, इसलिए ATM CH2 को फॉस्फोराइलेटेड CH2 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एक्टिवेटेड CH2 में। ये एक्टिवेटेड CH2 इसके बाद क्या करता है, जो P53 एंड MDM2 ये कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स था, इसको जाकर एक्टिवेट और फॉस्फोराइलेट करता है, जिसकी वजह से ये P53 फॉस्फोराइलेटेड P53 और एक्टिवेटेड P53, ठीक है, एक्टिव P53 क्रिएट होता है एंड MDM2 फॉस्फोराइलेटेड MDM2 क्रिएट होता है। ये P53 मतलब एक्टिवेटेड P53 इसके बाद जाकर WEF1 जीन को, ठीक है, डीएनए रिपेयर जीन भी हम इसे कहते हैं, डीएनए रिपेयर जीन, ठीक है, रिपेयर
जीन, ठीक है, WEF1 जीन को एक्टिवेट करता है। WEF1 जीन जो होता है यहाँ पर, WEF1 जीन P21 प्रोटीन को रिक्रूट करता है, किस लिए? ताकि वो प्रोटीन को रिक्रूट करता है, किस लिए? ताकि वो G1S चेक पॉइंट को जाकर ब्लॉक कर सके, ताकि ये जो डैमेज डीएनए था वो G1 स्टेज से एस स्टेज में जाकर फिर से सिंथेसिस ना कर पाए। अगर वो डैमेज डीएनए सिंथेसिस करता है तो ऑब्वियसली कैंसर प्रोड्यूस होने का चांस ज्यादा है। इसलिए ये P21 प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो क्या करता है, ये CDK साइक्लिन डी जो कॉम्प्लेक्स था इसको जाकर ब्लॉक करता है एंड डायरेक्टली G1 इस चेक पॉइंट को ब्लॉक करता है। तो इसके बाद क्या होता है जनरली, इसके बाद जनरली जो डीएनए डैमेज हुआ था, डीएनए डैमेज के लिए रिपेयर करने के लिए कुछ प्रोटीन्स आते हैं, तो P53 भी इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये P53 जनरली डीएनए डैमेज जो डीएनए रिपेयर सिस्टम जो होता है इसको इनडायरेक्टली कहो डायरेक्टली कहो रेगुलेट करता है। इसके बाद ये एपोप्टोसिस में हेल्प करता है, जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली ये G1S चेक पॉइंट को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसलिए हम लोग P53 को कहते हैं गार्डियन ऑफ ऑल जीनोम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो obviously don't forget to like this video and share to your friends। and कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू यू। एंड एट लास्ट one thing to say, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and stay home, stay safe and stay tuned with MBBS Medkit with Bonik। next videos are coming very soon।